गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 13 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ईआरएम है जो वर्क करता है, हाउ ईआरएम वर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म किस तरीके से कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में वर्क करता है। तो एक्टिवली मैनेज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वर्क बाय द सेटिंग अ रीजनेबल ट्रेडिंग रेंज फॉर अ करेंसी एक्सचेंज रेट एंड देन इन्फोर्सिंग द रेंज विया इंटरवेंशन। अगर हम देख रहे हैं तो जो हम एक्टिवली जो मैनेज कर रहे हैं किसी भी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को, तो वो वर्क करती है एक रीजनेबल ट्रेडिंग रेंज के अंदर, जहाँ पे जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो हमेशा इन्फोर्स करती है कि उस रेंज के अंदर हम किसी भी इंटरवेंशन के थ्रू चलें। तो फॉर एग्जांपल जापान में सेट एन अपर एंड लोअर बाउंड ऑन द जापानीज येन रिलेटिव टू द यूएस डॉलर। अगर मान के चलें कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जापान ने अपनी करेंसी को सेट किया है एक अपर और लोअर बाउंड के अंदर जापानीज येन को, किसके रिलेटिव में, यूएस डॉलर के रिलेटिव में। तो इफ द जापानीज येन अप्रिशिएट अबाउ दिस लेवल, अगर जो जापानीज येन है अगर वो अप्रिशिएट करेगी इस लेवल पे, तो जो बैंक है जापान की वो इंटरवेन करेगी कि हम लार्जर क्वांटिटीज़ में यूएस डॉलर को खरीदें और सेल करें जापानीज येन को मार्केट के अंदर एक लोअर प्राइस के अंदर। तो अदर टूल्स दैट कैन बी यूज टू डिफेंड एक्सचेंज रेट इंक्लूड द टैरिफ एंड कोटास, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी और स्विचिंग टू अ फ्लोटिंग ईआरएम। अगर हम अपने अंडर अदर टूल्स को देखें जिसको यूज़ किया जा रहा है किसी भी डिफेंड एक्सचेंज रेट के अंदर, तो हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं टैरिफ को, कोटास को, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को, और हम स्विच करते हैं उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के अंदर। दीज स्ट्रेटेजीज हैव अ मिक्स्ड इफेक्ट एंड रिलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये जो स्ट्रेटेजीज है ये हमेशा एक मिक्स इफेक्ट को लाती हैं, रिलायबिलिटी को लाती हैं, जो कि डिपेंड होती है किसी भी एक सिचुएशन के अंदर। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट कैन बी एन इफेक्टिव वे टू इंक्रीज अ करेंसी वैल्यूएशन। अगर हम कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपनी करेंसी की वैल्यूएशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बस सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें क्या हैं कि जो इकोनॉमी है वो परफॉर्मिंग वेल नहीं हो पाती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें अपनी इकोनॉमी को परफॉर्म करने में। तो सिंस सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट देयर ओन डोमेस्टिक करेंसी इन द थ्योरेटिकल अनलिमिटेड क्वांटिटीज़, तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो प्रिंट करती है खुद की डोमेस्टिक करेंसी को एक अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। तो जो मोस्ट ट्रेडर रेस्पेक्ट द लिमिट ऑफ द फिक्स्ड ऑन फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड ईआरएम, तो जो मोस्ट ट्रेडर्स हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं कि ये जो लिमिट है उसको हमेशा फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के अंदर किया जाए। दे आर सम फेमस केसेस ऑफ दीज फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड ईआरएम फॉलोइंग। अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फेमस केसेस हैं जहाँ पे हम अपने फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को कम होता देख सकते हैं। थ्रू इंक्लूड जॉर्ज सोरोस फेमस रन ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और सबसे अगर हम एक फेमस केस को देखें तो जो जॉर्ज सोरोस हैं जो कि एक फेमस रन है किसी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, तो इन दिस इनहेंस ट्रेडर्स माइट यूटिलाइज लिवरेज टू मेक enormous bet against a currency that make intervention too expensive for the central bank to undertake without causing significant inflation। तो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके की लिवरेज को यूटिलाइज करते हैं और वो बैट करते हैं किसी भी करेंसी के अगेंस्ट जहाँ पे जो इंटरवेंशन है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए, जब वो अंडरटेक करती है कि इससे जो कॉज होगा वो एक इन्फ्लेशन को लाएगा। तो द रूल ऑफ ईआरएम स्टार्टेड दैट ऑल द मेंबर्स हैड टू हेल्प स्ट्रगलिंग करेंसीज स्टे विद इन द परमिटेड बैंड्स। तो जो रूल है हमारे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का वो हमेशा स्टेटेड होता है हर एक मेंबर के लिए, जो कि हेल्प करता है कि हम करेंसीज के बिहाफ पे हमेशा स्ट्रगल करें जिसमें हमें हमेशा परमिट होंगे किसी भी एक बैंड को लेकर। दिस मीन्ट बाइंग पाउंड और इन द केस ऑफ नॉन यूके कंट्रीज कटिंग इंटरेस्ट रेट टू मेक द पाउंड मोर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर्स। तो इसका मतलब ये है कि हम खरीदेंगे पाउंड को किस केस के अंदर, नॉन यूके कंट्रीज़ के केस में, जहाँ पे हम अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए पाउंड को बनाएंगे जो कि एक इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के लिए अट्रैक्टिव होगी। इन प्रैक्टिस हेल्प वाज मिनिमल। अगर किसी प्रैक्टिस के अंदर देखें तो ये हमेशा हेल्प करेगी हमें मिनिमल होने के लिए। तो देयर वाज नो पॉइंट बाइंग पाउंड when the effect would be the small compared with the might of the global money flow। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम अपने
बाउंड्स को ख़रीद रहे हैं, जहाँ पे ये इफ़ेक्ट बता रहा है कि ये बहुत स्मॉल कंपैरिजन कर रहा है कि ग्लोबल मनी फ्लो में हम किस तरीके के हैं। तो आल्सो जर्मनी वाज इन द प्रोसेस ऑफ रीयूनिफिकेशन एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज ऑन इन द मनी सप्लाई नीडेड हाई इंटरेस्ट रेट। तो जो जर्मनी है वो उसने इस प्रोसेस को रीयूनिफिकेशन किया और उसका जो रिजल्ट था वो क्या था कि जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ होने लगी, जिससे कि जो नीड थी वो ये थी कि हम अपने हायर इंटरेस्ट रेट पे उसको करें। इन फैक्ट इट वाज बिकॉज जर्मनी इंटरेस्ट रेट वर रिलेटिवली हाई ओवर द पीरियड 1990 to 92 that the UK had to keep their interest rate higher than they would have liked given that UK was in the depth of the recession। ये फैक्ट है कि इससे क्या हुआ, क्योंकि जो जर्मनी है उसने इंटरेस्ट रेट को बहुत रिलेटिवली हाई कर लिया था 1990 और 92 के अंदर। तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत हाई रखा और इसके बिहाफ पे हमने देखा कि यूके के अंदर बहुत जल्दी डेप्थ के अंदर रिसेशन आ गया। तो द प्रेशर वाज टू मच। तो ये जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। स्पेकुलेटर्स कंटिन्यूअली सोल्ड द पाउंड इन द सितंबर एंड द ओनली बायर एंड द यूके गवर्नमेंट। तो जो स्पेकुलेटर था उन्होंने कंटिन्यूअसली जो पाउंड थे उनको सोल्ड किया सितंबर के अंदर, और जो बायर थे उन्होंने यूके गवर्नमेंट के थ्रू उनको ख़रीदा। तो ऑन 16 सितंबर 1992 द गवर्नमेंट लॉस्ट 7 बिलियन बाइंग पॉन्ड। और 16 सितंबर 1992 को जो गवर्नमेंट थी उसने यूके गवर्नमेंट थी उसने 7 बिलियन पाउंड को ख़रीदा, जिसमें उनको लॉस हुआ। तो दे इवन रेज्ड इंटरेस्ट रेट बाय द 5% इन वन डे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो इंटरेस्ट रेट थी उस कंट्री की उसको रेज कर दिया 5% पर डे के अकॉर्डिंग। तो जो इंटरेस्ट रेट थी वो 10 to 15% उस टाइम पे थी। तो दिस वाज टेकन अ साइन ऑफ डिस्पर्शन एंड स्पेकुलेटर्स कीप सेलिंग पाउंड। तो ये जो चीज़ें थी ये साइन कर रही थी उस डिस्पर्शन को, और जो स्पेकुलेटर्स थे वो पाउंड को सेल करने लगे। तो दे न्यू द पाउंड वाज ओनली गोइंग वन वे। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये समझा कि जो पाउंड है वो एक ही तरीके से चल सकता है। तो द चांसलर अनाउंस द यूके सस्पेंशन ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ द ERM दैट इवनिंग। तो जो चांसलर थे उन्होंने अनाउंस किया कि यूके इस चीज़ को सस्पेंड करेगी और जो मेंबरशिप है हमारी ERM की उसको इवनिंग में किया जाएगा। तो द पाउंड फेल बाय द 15 इंस्टेंटली हैज़ बीन फ्लोटिंग एवर सिंस। तो जो पाउंड करेंसी है हमारी वो कम हो गई थी 15% इंस्टेंटली एट दैट टाइम, जो कि एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का पार्ट थी। अदर कंट्रीज सफ़र्ड एज वेल एज। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो भी इस तरीके से सफ़र होती है। तो द बैंड वाज वाइडेंड टू द प्लस या माइनस 15%। तो जो बैंड है वो हमेशा वाइड होता है प्लस या माइनस 15% में। तो दीज बैंड्स वर सो वाइड दैट द ERM वाज बेयरली एन एक्सचेंज रेट सिस्टम एनी मोर। तो ये जो बैंड है, तो जो हमारी जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वो हमेशा एक रीजनेबल ट्रेडिंग रेंज के अंदर सेट की जाती है किसी भी करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर, और वो हमेशा इन्फोर्स करती है एक इंटरवेंशन को। तो जो टूल है हमारे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के, उससे हमेशा हम डिफेंड करते हैं एक्सचेंज रेट को, जिसमें हम अपने टेरिफ, कोटाज, डोमेस्टिक इंटरेस्ट और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को करते हैं, जिससे कि हम एक फिक्स से फ्लोटिंग की तरफ जा सकें। जो ये स्ट्रेटजी है ये हमेशा एक मिक्स्ड इफेक्ट को करती हैं और एक रिलायबिलिटी की तरह ये एक सिचुएशन पे डिपेंड होती है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसीज़ को प्रिंट करती है एक अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जिससे जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो उस रेस्पेक्ट में अपने एक लिमिट को फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में उसको कवर करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को कम होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो रूल है हमारे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का वो हमेशा स्टार्ट होता है उन सब मेंबर से जो कि हेल्प करते हैं कि वो करेंसी के बिहाफ पे स्ट्रगल करेंगे किसी भी एक परमिटेड बैंड के थ्रू। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो उस कंट्री को होता है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को होता है और उस इकोनॉमी को होता है, जब हम किसी भी कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे कंट्री की करेंसी की वैल्यूएशन है वो एप्रिसिएशन में होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, रिसेशंस आ जाते हैं। तो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो है वो कंट्री की करेंसीज़ को किसी भी रिलेटिव करेंसी के लिए मैनेज करने के लिए काम आती है, जो कि एक फिक्स टू फ्लोटिंग के अंदर
मैनेज की जाती है जब हमें लगता है कि कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसी भी रिलेटिव करेंसी के बिहाफ पे हो रही हो। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।